एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। एक नया चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, काइनेमैटिक्स से ही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स का आज हम लोग मेनली बेसिक टर्म देखेंगे। काइनेमैटिक्स में सब बेसिक टर्म कौन सा है जो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू या थ्योरेटिकल पार्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाए। तो काइनेमैटिक्स का कुछ ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें याद रखना चाहिए। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट काइनेमैटिक्स का होता है कि मोशन इज़ ए रिलेटिव टर्म। काइनेमैटिक्स का मतलब ही होता है मोशन, ठीक है। काइनेमैटिक्स का दूसरा नाम भी मोशन ही है। तो काइनेमैटिक्स के अनुसार से सबसे पहला ये कहना है कि मोशन इज़ ए रिलेटिव टर्म। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है किसी चीज़ के अनुसार से। जैसे मोशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, उसका इफेक्ट देख सकते हैं, तो वो रिलेटिव टर्म है। यानी रिलेटिव कहने का मतलब ये है कि ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये हर इंसान या हर जगह देखने वाले और हर समय चेंज हो सकता है। जैसे कोई प्लेन जा रहा है, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो प्लेन जा रहा है, तो कुछ स्पीड से जा रहा है कोई प्लेन, तो हम तो कहते हैं कि वो कुछ एक्स स्पीड से जा रहा है प्लेन। तो हम वहाँ से अर्थ पे से देख रहे हैं। सेम उसी प्लेन के बगल से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है या नीचे से हेलीकॉप्टर जा रहा है, उस पर कोई आदमी बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि वो भी मोशन में है, कौन? प्लेन वाला। तो उसके लिए उसका मोशन कुछ अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा देखने का जैसे प्लेन जिस स्पीड से जा रहा है तो कुछ एक्स स्पीड है, लेकिन जो आदमी हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे ये प्लेन है अपना, ये प्लेन ऐसे जा रहा है, बगल में एक हेलीकॉप्टर वाला है, ठीक है। तो इसके लिए, और यहाँ पे अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये प्लेन जो है इसका स्पीड x है, और ये प्लेन जैसे ये हेलीकॉप्टर भी इसी के साइड जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर इधर जा रहा है तो यहाँ हेलीकॉप्टर पे जो आदमी बैठा हुआ है उसके लिए, हमारे लिए इसका स्पीड x है, इसके लिए इसका स्पीड कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद मोशन में है। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका लगेगा कि ये x से कुछ कम है इसका वेलोसिटी। अगर ये अपोजिट जा रहा है, अगर इधर जा रहा है, तो इसे लगेगा कि x से ज़्यादा स्पीड है। फिर कोई मान लीजिए इसके बगल में एक और प्लेन ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, ये भी जा रहा है, ये भी अगर मान लीजिए हमारे अनुसार से ये भी x स्पीड से जा रहा है और ये भी x स्पीड से जा रहा है, तो इस प्लेन पर जो आदमी बैठा हुआ है वो ये देखेगा कि जो बगल वाला प्लेन जो है वो रेस्ट में है, उसके लिए ये रेस्ट में है और हम मोशन में लगेंगे। तो एक ही प्लेन के बारे में हम जब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हमें इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेंस मिल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि किसी के अनुसार से प्लेन मोशन में है, किसी के अनुसार से नहीं है, किसी के अनुसार से स्पीड ज़्यादा है, किसी के अनुसार से कम है। तो इसका यही मतलब है। तो इसी के अनुसार से कहा जाता है कि मोशन इज़ ए रिलेटिव टर्म। डिपेंड करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं, किस टाइम देख रहे हैं। हम यहाँ भी देख रहे हैं, 2 मिनट बाद देखें या 1 सेकंड बाद देखें, 2 मिनट बाद तो नहीं रहेगा, 1 सेकंड बाद देखें तो प्लेन का स्पीड हो सके थोड़ा ज़्यादा हमें लगे, इंक्रीज़ हो गया और डिक्रीज़ हो गया। तो ये टाइम टू टाइम भी वेरी कर सकता है और जगह टू जगह। तो काइनेमैटिक्स में जो जगह होता है उसे एक नाम दिया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब बेसिक टर्म है, ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ है जिसे हम मोशन के बारे में, किसी बॉडी का मोशन के बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्लेन जा रहा था धरती पर, हम कर रहे हैं कि प्लेन अब कर रहे हैं कि प्लेन अब कर रहे हैं कि प्लेन एक्स स्पीड में है। तो ये जो हमारा अर्थ है, ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही जगह होता है जहाँ से हम किसी मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो लेकिन अगर ये हेलीकॉप्टर में जो बैठा हुआ आदमी है, ये भी ऑब्ज़र्व कर रहा है इसे, तो इसके लिए ऑब्जर्वेंस कुछ और होगा, लेकिन ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो बगल में प्लेन जा रहा है, ये खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी या फिर कोई और हमारा कोई फ्रेंड है, वो किसी स्पीड से जा रहा है, वो दौड़ रहा है, दौड़ते हुए प्लेन को देख रहा है, तो उसके लिए कुछ और स्पीड होगा, तो ये खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोई लिफ्ट से आदमी इसे देख रहा है, यानी किसी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए इनफाइनाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, और हर किसी का ऑब्जर्वेंस अलग अलग होगा, रिजल्ट अलग होगा, हर किसी के लिए वैल्यू अलग होगा। तो मोशन इसीलिए कहा जाता है, पहला तो मोशन रिलेटिव टर्म है, और इनफाइनाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए। मोशन कैन बी प्रिडिक्ट बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अब तो आप समझ चुके होगे, तो आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स है, तो आप बिलीव करो, ये सारे पॉइंट आप नोट करो। एग्ज़ाम वगैरह में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। हाँ, अभी हमारे वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम बोलने में थोड़ा सा, क्योंकि अभी नया नया है मेरा, तो पर आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छा मिलेगा, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहो। और कोई गलत नहीं पढ़ाऊँगा, जो मेरा नॉलेज है फिजिक्स का थोड़ा ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखो, बाकी आप लोग आगे देखो जैसा आपको लगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि जैसे 2 टाइप का क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, या पढ़ेंगे, या जानते होंगे आप लोग कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका वो 2 टर्म में होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। जैसे हम लिख लिए 5 kg, 5 सेंटीमीटर, 3 मीटर। तो अगर हम बोले 5 kg, तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे 5 kg किधर, बस 5 kg, बात ख़त्म। 5 सेंटीमीटर, बात ख़त्म। 3 मीटर, बात ख़त्म। वैसे ही हम बोल दिए हैं कि अब एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में डिफरेंस मैं सीधा बता देता हूँ आपको। वैसे तो एक टेंसर भी होता है, स्केलर वेक्टर टेंसर, पर टेंसर हम लोग को ज़्यादा वो नहीं पढ़ना है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। पर यहाँ हम लोग का जो काम मैकेनिक्स में स्केलर वेक्टर से हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे हम दौड़ रहे हैं सीधा, तो कोई हम पे दौड़ रहे हैं किसी स्पीड से, तो कोई हम पे फोर्स लगाया, 5 न्यूटन फोर्स या 10 न्यूटन फोर्स कोई आदमी हम पे लगाया, एग्जांपल सीधा समझो आप। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो 10 न्यूटन जो फोर्स हम पे लगाया है, हम दौड़ रहे हैं, खुद आगे दौड़ रहे हैं, तो वो किस डायरेक्शन में लगाया। हो सकता है वो हमें आगे से फोर्स लगाया हो, आगे से फोर्स लगाएगा, दोनों का मतलब अलग है, डायरेक्शन 10 न्यूटन फोर्स से ही काम नहीं चलेगा अपना। सी हम ये भी पूछेंगे वो 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया। अगर वो आगे से लगाया तो हमारा जो स्पीड है वो कम हो जाएगा,
अगर वो हमारे पीठ के साइड से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो स्पीड बढ़ जाएगा या आगे गिर जाए, या जो यानी हमारा आगे का डायरेक्शन का जो हमारा अपना रिदम है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस टाइप का जो भी क्वांटिटी हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है सिंपल, कि जो नॉर्मल एडिशन से ऐड हो जाए उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड हो तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन सिर्फ यही है, द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, तो इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो और प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, वो सिंपली ऐड नहीं हो। तो यहाँ पे सिंपल लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है अब ये भी जान लेते हैं। सिंपल एडिशन ये होता है जिसे हम दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक 5 kg का एक 10 kg का है, तो अब हम बोलेंगे दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो आप सीधा बताओगे तो 10 और 5 15 हो गया। अब कोई दूसरा क्वांटिटी है, अब जैसे आप हम पे फोर्स लगाए 10 न्यूटन फोर्स कोई लगाया हमें दौड़ते दौड़ते, कोई और आदमी 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो हम ये ज़रूर जानें कि वो आदमी दूसरा आदमी भी किस डायरेक्शन, अब डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे कि हम हमारे पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है तो 15 न्यूटन, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो वहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि डायरेक्शन वहाँ पे मायने रखेगा। हो सकता है अपोजिट या पीछे से लगाया हो या आगे से लगाया या फिर किसी एंगल पे लगाया हो, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो कोई बंदा हमें पीछे से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हम आगे बढ़ने में ये हेल्प कर रहा है। कोई और आदमी है जो इधर से किसी एंगल पे, यानी बिल्कुल इधर भी नहीं इधर भी नहीं, किसी एंगल पे, किसी एक्स थीटा एंगल पे हमें 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो बोलेंगे नेट फोर्स हम पे कितना लग रहा है, तो हम डायरेक्ट तो वो नहीं बोलेंगे कि 10 + 15 इजकल 10 + 5 इजकल टू 15 न्यूटन लग रहा है, तो ये नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए ये डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, तो इसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करना पड़ेगा, जैसे √√a² + b² + 2ab cos थीटा। वो तो ठीक है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो देख ही सकते हो। तो यहाँ मेन अभी पहले हम लोग थ्योरी का बात कर रहे हैं, वो आगे देख लेंगे कैसे कैलकुलेशन होता है। तो इस टाइप का क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो, सिंपल एडिशन हो जाए, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इससे तीसरा एक टेंसर क्वांटिटी होता है, जिसका आप कंसेप्ट समझ लो बस। टेंसर क्वांटिटी होता है जिसका कंसेप्ट सिर्फ ये है, जो ना ही स्केलर हो, नॉट स्केलर नॉट वेक्टर, तो इस दोनों के बीच जो भी क्वांटिटी आता है वही टेंसर। ये अभी ऐसे नहीं पढ़ना, इसमें स्ट्रेस वगैरह आता है, तो उसका क्या फंडा है वो आगे देखते हैं। तो मेनली हमें यहाँ पे काइनेमेटिक्स में जितना भी हमारा यूज़ है या मैकेनिक्स, सारा सॉल्व हमें स्केलर वेक्टर से ही हो जाता है। तो यहाँ पे समझ चुके हैं, जो चीज़ हमें इजीली ऐड हो जाए उसे मैग्नीट्यूड कहेंगे, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड हो, जिसमें डायरेक्शन भी मायने रखता हो, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ये लिखते हैं हम लोग, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position vector पोजीशन वेक्टर सो आर से रिप्रेजेंट करते। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अपना एक्स वाई वाला होता है, ठीक है, इधर -x और नीचे -y, तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट होता है तो उसे xi कैप y और yj कैप में हम लोग डोनेट करते हैं, तो वही अपना पोजीशन वेक्टर हो गया। तो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब कहाँ से हम देख रहे हैं, तो वो हमसे कितना दूरी पर है, तो वो वेक्टोरियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं किस डायरेक्शन में है, किस पॉइंट पे है, तो एक्चुअल जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करते हैं तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। The body is said to be in motion if its position vector changes
with respect to time with respect to an observer। अब इसका मतलब क्या है, जैसा लिखा हुआ है बस उतना ही मतलब है कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन वेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू मोशन। कि किसी बॉडी को हम मोशन में तभी बोल सकते हैं जब उसका पोजीशन चेंज होते रहे टाइम टू टाइम और ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर नहीं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे कोई बॉडी को हम मोशन में तभी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम खड़ा हैं तो एक बॉडी है, कोई बॉडी है कोई भी, उसका नाम है एक्स वाई, उसका एक पोजीशन वेक्टर है अपना, किसी पॉइंट पे वो है, तो मेरे लिए वो मोशन में तभी होगा जब वो मेरे अनुसार से उसका पोजीशन हमेशा चेंज होते रहे टाइम टू टाइम। जैसे अभी यहाँ पे है, 2 सेकंड बाद इसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, 3 सेकंड बाद इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा, टाइम टू टाइम उसका पोजीशन, या फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो उसका पोजीशन हमेशा चेंज होते रहे टाइम टू टाइम, तभी हम उस बॉडी को कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ये भी बहुत इजी टर्म था, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आगे हम लोग आते हैं। अब अपना मेन आता है जो हमें पढ़ना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पे हम इसे डेल्टा से डिनोट करेंगे, फिर यहाँ पे दोनों डील कर लेते हैं एक बार, डिस्प्लेसमेंट। ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है यही समय, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डेल्टा आर वेक्टर से करें, ये इसलिए क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी। एक और बात याद रखना है, स्केलर है क्योंकि डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ से 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर को ऐड कर दिया तो सिंपल 11 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है। वो ऐसे कि जैसे देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सीधा अंतर क्या है। डिस्टेंस जो है, कोई आदमी है, कोई एक्स बंदा है, वो यहाँ से यहाँ ऐसे चल रहा है, कोई अपना किसी पोजीशन पे जा रहा है, वाई पोजीशन पे जा रहा है, ये आदमी है, ठीक है, ये ऐसे ट्रेवल करके वाई पोजीशन पे जा रहा है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सीधा अंतर यही है कि ये आदमी के द्वारा ट्रैवल किया हुआ एक्चुअल पाथ वही डिस्टेंस है, पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का सीधा, मैं दिखा देता हूँ, ये सीधा स्ट्रेट लाइन इस दोनों पॉइंट के बीच अगर हम खींच देते हैं तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। line joining from initial point to the straight line joining from initial point to final point is called displacement, but the actual path traveled by the person is called distance। और ये अपना ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये डिस्टेंस है। तो इससे ये भी पता चलता है कि डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है कम से कम, नहीं तो हमेशा उससे बड़ा ही होगा। या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, जैसे ये कोई पॉइंट है। और एक और बात ये ध्यान देने वाला है कि डिस्टेंस वेरी कर सकता है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल किसके लिए, तो पर्सन टू पर्सन, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों, देखो, जैसे ये एक्स पॉइंट दिल्ली है और वाई पॉइंट मुंबई है, ठीक है। अब कोई ये आदमी है, इसे दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो ये आदमी, इसके पास कुछ चॉइसेस है, जैसे या तो ये एरोप्लेन से जाए, या तो ये कार से जाए, या बाइक से जाए, ठीक है। तो हर केस में इसके लिए डिस्टेंस अलग होगा।
क्यों? क्योंकि प्लेन से अगर जाए तो हो सकता है प्लेन या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो या थोड़ा मोड़ा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो। तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ एयरपोर्ट से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर मुंबई यहाँ आ जाएगा। लेकिन बाई रोड ये कार या बाइक से जाए तो कार से अगर जाता है ये, ठीक है, कार से ये जाता है तो ये हो सकता है ये कोई दूसरा रास्ता चुने। बहुत सारा ऐसा रास्ता है, हाईवे होके जाए या लोकल रोड होके जाए। ये मुंबई जा रहा है तो ये मान लीजिए इधर उधर ऐसे ऐसे घूम के ये मुंबई पहुंच गया। फिर यही आदमी फिर मान लीजिए बाइक से जाता हो तो हो सकता है कि बाइक से ऐसे बहुत सारा पतला पतला रास्ता शॉर्टकट होता है तो वो शॉर्टकट होते हुए पहुंच गया। तो इस आदमी के लिए हमेशा डिस्टेंस अलग अलग हुआ। जैसे यहाँ हुआ अगर एक्चुअल मतलब ये जो है ये डिस्टेंस हुआ, जैसे बाइक से गया तो हो सकता है उससे थोड़ा कम पड़े, कार से जाए तो बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा पड़े, और प्लेन से जाए तो उससे सबसे कम डिस्टेंस पड़े। डायरेक्ट वो प्लेन जितना ट्रैवल किया तो वो पड़े। तो डिस्टेंस जो है वेरिएबल है पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर है। अब दिल्ली ये पॉइंट है, मुंबई ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच जो निकल गया वही हमेशा डिस्प्लेसमेंट वो फिक्स रहेगा। अब ये कार से जाए, बाइक से जाए या कुछ से जाए, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज होगा। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ वो डिफरेंस होता है तो वो मेन देख लेते हैं। डिस्टेंस को यहाँ पे डेल्टा एस से लेंगे, या आप सिंपली एस भी ले सकते हो, ठीक है, एस रहने दो। और डिस्प्लेसमेंट को कोई वेक्टर आर, वेक्टर आर इसलिए कि दो पॉइंट के बीच का है। जैसे एक पॉइंट है R1, वेक्टर के फॉर्म में R2 है, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो R2 माइनस R1 होगा, तो इसलिए डेल्टा R लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच देखते हैं। या डेल्टा एस भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई लाइन है, यहाँ पे ये पॉइंट पोजीशन 10 है, यहाँ पे 0 है, ये 5 है। अगर मान लीजिए कोई आदमी 5 से 10 पे चलना चाहा तो 5 से 10 पे गया, तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो 10 माइनस 5, चाहे वो ऐसे ऐसे ही क्यों ना जाए। तो यहाँ भी डेल्टा एस ले सकते हैं, ठीक है, डेल्टा एस ही ले लेते हैं क्योंकि इसे डेल्टा के फॉर्म में लिए हैं। सॉरी ये ज़्यादा ही गंदा हो गया, फिर से करते हैं। डेल्टा एस जो है अपना डिस्टेंस है, और ये डेल्टा आर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहला डिफरेंस क्या होना चाहिए दोनों के बीच, ये तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं, जो देखे हैं अभी तक वही सारा डिफरेंस है नॉर्मली। जैसे सबसे पहला डिफरेंस तो ये होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच, ये जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहला डिफरेंस हो गया ये। कुछ डिफरेंस और है वो देख लेते हैं। और ये सब, और डेल्टा डिफरेंस एक और तो होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, यानी डेल्टा एस इज ऑलवेज इक्वल और मोर देन डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा भी अपना हो गया। कुछ डिफरेंस यहाँ देख लेंगे। और एक और ये हो सकता है कि डेल्टा एस यानी डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, या तो ये 0 होगा और या पॉजिटिव में होगा। अब ये इसका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है कैन भी नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ देखते हैं।
तो निगेटिव का मतलब सीधा यही है, जैसे फिर से हम यही बात देखते हैं कि एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, पॉइंट 1 है ये पे है, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है। अब कोई आदमी यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया, पॉइंट 2 पे चला, पॉइंट 3 पे चला, फिर पॉइंट 4 पे गया, फिर सॉरी स्टार्ट मान लीजिए, ये गलत एग्जांपल है, इसे गलत इसलिए क्यों कि देख लेते हैं। जैसे वो पॉइंट 2 से जर्नी स्टार्ट किया, फिर से देखते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से चलो ये सब हटाओ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, ये कन्फ्यूज़न उसमें ज़्यादा हो जाता, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और इधर भी है 0, यहाँ पे कुछ ये 5 है, कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 10 15। अब कोई आदमी यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया, मैंने पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, फिर 2.2 पे गया, फिर पॉइंट 3 पे गया, फिर वापस क्या कि ये आदमी लौट गया, फिर पॉइंट 0 पे चला गया। तो ये आदमी के लिए डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस होगा ये 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, उसके बाद फिर 15 to 0 तक, यानी डिस्टेंस हो गया 5 10 15, फिर 5 10 हो गया, और प्लस 15 25। डिस्टेंस हो गया अपना 25, कुछ भी मीटर में या सेंटीमीटर, जिसमें ये अगर मीटर के फॉर्म में है तो मीटर में हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ये जो है यही अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इसका होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन 0 है, इनिशियल पोजीशन 5 है, यहाँ से यहाँ दिया गया -5। तो ऐसे इसका मतलब यही हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि या तो बॉडी चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर 0 रहे। ठीक है, ओके आगे देखते हैं, आगे डिफरेंस क्या है, ये इसका मतलब था, इसमें हम लोग ज़्यादा ही चले गए। ठीक है, फिर डिफरेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, जैसे वो मुंबई वाला एग्जांपल था, जो डिस्टेंस है वो पाथ डिपेंडेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ इंडिपेंडेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका यही मतलब होता है कि डिस्टेंस जो है किसी भी पाथ पे डिपेंड करेगा, चेंज होगा उसके अनुसार से वेरी करेगा, और पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे इसके पहले वाला हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड, पहले वाला एग्जांपल लिए थे ना हम लोग, कहाँ गया वो मुंबई वाला, हाँ। तो यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ पे यही वाला एग्जांपल यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि डिस्टेंस जो है पार्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि डिस्टेंस दिल्ली टू मुंबई हम लोग को जाना था, तो कोई आदमी कार से गया, कोई प्लेन से गया, कोई बाइक से गया, तो हर किसी के लिए डिस्टेंस अलग अलग हुआ, पर डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा सेम था, कुछ वैल्यू, क्योंकि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे बीच में जंगल आए, पहाड़ आए, कुछ भी आए, हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमारा एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ बहुत सारा हो सकता है, कोई दूसरे रास्ते होके जाए, कोई मान लीजिए इधर कोई दूसरे स्टेट होके जाए मुंबई, तो हर किसी के लिए अलग होगा। इसीलिए जो डिस्टेंस है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस में नहीं आएगा, जो डेल्टा एस है वो ऑलवेज मोर देन इक्वल टू, ये मॉड का मतलब ये है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल टू और
मोर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।